नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के नाम से। एक नया विषय आप लोगों के सामने लेके आते हैं, भारतीय संविधान। तो देखिए, और भारतीय संविधान का हम बिल्कुल क्रमवार अध्ययन करेंगे, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, पहले अध्याय से लेके अंतिम अध्याय तक हम इसका क्रमवार अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या है जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जैसे संविधान ही है, तो संविधान हमें इसीलिए क्लिष्ट लगता है, इसीलिए टफ लगता है क्योंकि इसकी जो शब्दावलियाँ हैं भारतीय संविधान में, या किसी भी देश के संविधान की आप बात करें तो इसकी जो शब्दावलियाँ हैं वो टेक्निकल हैं। क्योंकि देखिए, कानून जो होता है, कानून की जो शब्दावलियाँ होती हैं वो टेक्निकल होती हैं। इस वजह से हमें जो संविधान है वो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में आपको संविधान समझाऊंगा, जिससे आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की। ठीक है, पहले तो ये समझेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है। तो देखिए, संविधान क्या है, सबसे पहले तो इसी बात को समझते हैं कि हम लोग संविधान स्टार्ट कर रहे हैं कि संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले बिंदु समाहित होते हैं। देश की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले बिंदु समाहित होते हैं। आई रिपीट अगेन। देखिए, संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर क्या होता है, मतलब एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर देश की शासनिक व्यवस्था, देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले बिंदु समाहित हैं, मतलब प्रोविज़न हैं जिसके अंदर। देखिए, इतना बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इतने बड़े देश को कैसे चलाया जाएगा? कैसे प्रधानमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री, कैसे राष्ट्रपति, कैसे उपराष्ट्रपति बनाएंगे, है ना। एक ग्रामीण क्षेत्र से लेकर, एक ग्रामीण की अर्थव्यवस्था से लेकर देखिए पूरे देश तक कैसे शासन प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था कहाँ दी हुई हैं? तो ये संविधान में दी हुई हैं। तो इन व्यवस्थाओं को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बना कैसे। इस संविधान, ये जो संविधान है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया और उसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण स्टार्ट हो गया। तो ये बना कैसे, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सवाल बनते कैसे हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है भारत के संवैधानिक विकास से, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि एकदम से नहीं, जो हमारा संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की कि एक संविधान सभा बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी। ठीक है, और उसके जो सदस्य होंगे 389 मेंबर, वो संविधान का निर्माण करेंगे। तो जो हमारा संविधान बना, तो उस पर जो छाप है वो बहुत पुरानी है। मतलब जब ब्रिटिश अपने यहाँ रूल करती थी, तो जब वो यहाँ रूल करते थे तो जिन क्षेत्रों पर उनका अधिकार था, तो उन क्षेत्रों पर कुछ नियमों से वो लोग यहाँ पर रूल करते थे। ठीक है, यहाँ पर शासन करते थे। तो वही जो रूल थे, उन्हीं कुछ रूलों को जब हमारा संविधान बना तो उसमें डाल दिया गया और उस पर प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 चरणों में। जो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको हम लोग 2 चरणों में बांटते हैं, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है 8057। 8057 मिड पॉइंट क्यों है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, 8057 के पहले
कंपनी के शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास। 1857 के पहले क्या था, कंपनी ही शासन व्यवस्था को देखती थी, कंपनी ही वही शासन व्यवस्था को देखती थी, वही व्यापारिक काम भी यहाँ देखती थी। जो कंपनी यहाँ पर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, है ना। तो यहाँ पर वो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी कंपनी, लेकिन उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ की स्थिति तो बेहद ही कमज़ोर है। यहाँ के जो राजा हैं, राजा रजवाड़े हैं, यहाँ का जो केंद्रीय शासन है, मतलब वहाँ पर मुग़ल थे, तो ये आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। तो उसने यहाँ पर क्या किया, शासन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ के क्षेत्रों को जीता और वहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, जो शासन करते हैं जिन क्षेत्रों पर, तो वो कुछ नियमों से करते हैं, और वो वही नियम बाद में चलकर हमारे संवैधानिक विकास का कारण बने। तो देखिए 1857 मिड पॉइंट है। तो कंपनी के शासन के दौरान कंपनी ने जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया, वहाँ पर वो शासन कैसे करते थे। तो देखिए, कंपनी के शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास, और दूसरा ताज के शासन के दौरान, ब्रिटिश ताज के दौरान हुए संवैधानिक विकास। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के कुछ फैक्ट हैं। जैसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये क्या हैं, ये उस समय के संविधान हुआ करते थे। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, तो ये उस समय का अपने आप में एक संविधान हुआ करता था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, कंपनी का अधिकार था, तो ये उस समय का क्या हो गया, कानून हो गया, उस समय का संविधान हो गया। तो इसके अनुसार वहाँ पर वो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। तो ये अपने आप में क्या थे, एक कानून थे, संविधान थे, ठीक है ना। तो देखिए, इसको दो भागों में इस प्रकार से बट गया कि 1857 में हुआ विद्रोह, रेवोल्यूशन हुआ, आप सभी लोगों को पता भी है 1857 का रेवोल्यूशन। और इस विद्रोह में क्या हुआ कि आपको मालूम है कि भारतीय लोगों में जागरूकता आ गई। तो फिर अंग्रेज ये समझने लगे कि अब भारतीय लोगों में जागरूकता आ गई है, भारतीय लोगों में जागरूकता आ गई है, और आगे ऐसा कोई विद्रोह ना हो। तो इसके लिए इन्होंने भारतीय जनता को समझाया, भारतीय जनता को समझाया और बताया कि अब अभी तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी नीतियां थी, वो कंपनी के वजह से थी, क्योंकि अभी यहाँ पर कंपनी रूल कर रही थी, कंपनी की वजह से नीतियां थी। तो जो विद्रोह हुआ है, तो उस विद्रोह का कारण उसने बताया कि कंपनी की गलत नीतियों की वजह से हुई हैं। अब यहाँ पर कंपनी शासन नहीं करेगी, ठीक है, कंपनी शासन नहीं करेगी। अब शासन कौन करेगा, ब्रिटिश ताज के दौरान यहाँ पर शासन होगा, ब्रिटिश ताज के दौरान यहाँ पर शासन होगा। बात समझ में आ गई है कि भारतीय लोगों को समझाया। उनको लगा कि अब जो भारतीय जनता है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, भारतीय जनता अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और यहाँ पर शासन करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे भारतीय लोगों को समझाया। बात क्लियर हो रही है ना। तो उन्होंने क्या समझाया कि अब यहाँ ब्रिटिश ताज के दौरान यहाँ पर शासन होगा, मतलब ब्रिटिश ताज वहाँ की संसद के द्वारा, मतलब वहाँ की संसद के द्वारा यहाँ पर शासन संचालित किया जाएगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल व्यापारिक काम देखेगी, और यहाँ की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, ब्रिटिश ताज के दौरान। ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटेन की संसद के दौरान, मतलब ब्रिटिश की संसद में नियम बनेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, तो उन नियमों के माध्यम से यहाँ पर शासन होगा। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको हम दो चरणों में बांटते हैं। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारे नियम बनाती थी, चाहे वो व्यापारिक नियम हो चाहे शासनिक प्रशासनिक नियम हो। लेकिन 1857 के बाद इसको दो भागों में बांट दिया गया। अब ब्रिटिश ताज के दौरान हुए संवैधानिक विकास, तो कौन से हैं ब्रिटिश ताज के दौरान? पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 का है, 1909 का है,
1919 का है, 1935 का है और 1947 का है। और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। इन्हीं में से आपका जो प्रश्न बनेगा पीटी एग्ज़ाम में वो फंस जाएगा, ठीक है ना। और ये जो हम आपको संविधान पढ़ा रहे हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, आईएएस प्रीलिम्स, पीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है, और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक प्रकार का ओवरव्यू हो गया। तो अब हम एक एक संवैधानिक विकास को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये एक ओवरव्यू हो गया कि इस प्रकार से ये हमारा संविधान बना, संविधान का विकास हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो का आप लोग वेट करिएगा और हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगले वीडियो में। हो सकता है इन्हीं के आगे हम लोग बढ़ें 1773, 1784, ठीक है, या कंपनी के शासन के दौरान हुए। हम सभी लैंडमार्क्स को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।